दोस्तों नमस्कार। आज की अपनी ऑनलाइन क्लास में आप सभी लोगों का स्वागत है। दोस्तों 11वीं क्लास की जो अपनी यूनिट चल रही थी डिस्क्रिप्शन ऑफ मोशन, उसमें प्रोजेक्टाइल मोशन के बारे में अपन ने डिस्कस कर लिया था कि उसकी परास क्या है, उड्डयन काल क्या है, मैक्सिमम हाइट क्या है, मैक्सिमम हाइट कब मैक्सिमम हो सकती है, ये सारी बातें दोस्तों अपन ने कर ली थी। अब कुछ इम्पोर्टेंट बातें हैं प्रोजेक्टाइल मोशन के बारे में, उनको अपन और डिस्कस करते हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट मान लो, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स या नोट लगा के अपन लिख लें विशेष बिंदु। सबसे पहली बात क्या है कि जब प्रोजेक्टाइल, जैसे प्रोजेक्टाइल का डायग्राम अपन एक्सप्लेन करें तो डायग्राम इस हिसाब से प्रोजेक्टाइल की मोशन थी दोस्तों। और ये यू वेग से अपन ने इसको फेंका था, ये एक्स था और ये वाई था। ठीक है, पी बिंदु पर जैसे ही प्रोजेक्टाइल आया तो यहाँ इसका वेग वी वाई था, यहाँ इसका वेग वी एक्स था और ये इसका वेग वी था, और ये क्षितिज के साथ में थीटा कोण बना रहा है। तो अब अपन बात कर रहे हैं दोस्तों मैक्सिमम हाइट पे जब प्रोजेक्टाइल पार्टिकल पहुंच गया तो अधिकतम ऊंचाई पर, पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट है अधिकतम ऊंचाई पर। अधिकतम ऊंचाई पर दोस्तों क्या है कि वी वाई तो जीरो हो गया, क्योंकि अधिकतम ऊंचाई पर जब पार्टिकल पहुंच ही गया तो अब इससे ऊपर तो जाएगा नहीं। तो अपन अधिकतम ऊंचाई पर दोस्तों क्या बात करते हैं, अपन करते हैं कि वी वाई बराबर तो जीरो और वी एक्स बराबर क्या है, वी एक्स बराबर वही है जो प्रारंभिक है, वी एक्स बराबर यू एक्स और बराबर क्या है दोस्तों यू कोस थीटा हो गया। तो अपन अधिकतम ऊंचाई पर जैसे कण का वेग की बात करें कि कण का कुल वेग क्या है, तो अपन करें वही वेग सदिश राशि है। तो v का परिमाण रूप में अपन देखें तो v इक्वल्स टू क्या हो गया दोस्तों वी एक्स स्क्वायर प्लस वी वाई स्क्वायर और इक्वल्स टू वी एक्स स्क्वायर प्लस वी वाई स्क्वायर इक्वल्स टू देंगे तो यहाँ से अंडर द रूट जीरो का स्क्वायर, सॉरी यू कोस थीटा का स्क्वायर, एक्स इक्वल्स टू प्लस जीरो का स्क्वायर और इम्प्लाइज दैट कितना हो गया यू कोस थीटा। यानी अधिकतम ऊंचाई पर कण का जो कुल वेग है, रिजल्टेंट परिणामी वेग है, वो किसके बराबर है, एक्स दिशा में कण के वेग के बराबर होगा दोस्तों। ये अपन को ध्यान में रखना है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, हाँ नेक्स्ट पॉइंट ये है कि अधिकतम ऊंचाई पर जब कण यहाँ पर आ गया तो कण का वेग तो इस डायरेक्शन में है, क्योंकि वी वाई डायरेक्शन में तो कण का वेग है ही नहीं, वाई डायरेक्शन में तो कण जा ही नहीं रहा अधिकतम ऊंचाई पर। और दोस्तों इसका तवण क्या है, नीचे की तरफ है। तो यहाँ पर अपन ये कह सकते हैं कि वही अधिकतम ऊंचाई पर वेग तथा तवण के बीच का कोण कितना है, 90 डिग्री है। तो अधिकतम ऊंचाई पर वेग तथा त्वरण के बीच, अधिकतम ऊंचाई पर वेग तथा त्वरण के बीच का कोण कितने डिग्री है दोस्तों, 90 डिग्री है। ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट हो सकता है, क्वेश्चन आ सकता है, बहुत सिंपल है। अब अपन बात करें h ऊंचाई पर वेग का परिमाण। h ऊंचाई पर बात कर रहे हैं कि एक प्रक्षेप्य को, एक प्रक्षेप्य यह है, एक प्रक्षेप्य को अपन ऐसे भी फेंक सकते हैं और भी कई प्रकार से हो सकते हैं प्रक्षेप्य। अपन ये माने कि भाई इनकी हाइट है, अपन क्या ले लें दोस्तों, बराबर ले लें। क्या बात लें, तो अधिकतम ऊंचाई पर अपन बात करें तो h ऊंचाई पर वेग का परिमाण। नेक्स्ट पॉइंट है h ऊंचाई पर, अधिकतम ऊंचाई पर नहीं है दोस्तों, ये तो अधिकतम ऊंचाई पर है। अब अपन बात कर रहे हैं h ऊंचाई पर वेग का परिमाण, h ऊंचाई पर वेग का परिमाण। तो h ऊंचाई पर अपन बात करें प्रक्षेप्य की, तो प्रक्षेप्य ऐसे है, तो एक प्रक्षेप्य को ऐसे और दूसरे प्रक्षेप्य को अपन ऐसे, इसी हिसाब से अपन एक प्रक्षेप्य को दोस्तों अपन ने ऐसे बना दिया, इस हिसाब से एक प्रक्षेप्य तो ऐसे हो गया और दूसरा प्रक्षेप्य इतनी हाइट का, मतलब सेम हाइट का, इतनी ही हाइट अपन ये कहें तो ये दोनों हाइट जो इसकी हैं वो बराबर है। अपन ऐसे इसका ले लें, ये वाई एक्स है और ये एक्स एक्सिस है, ये दो प्रक्षेप्य हैं, इसकी हाइट ये है, इसकी हाइट दोस्तों ये है, और ये इस दोनों की मैक्सिमम हाइट क्या है, h दोनों की बराबर है। दो प्रक्षेप्य हैं, एक इस कोण से आ रहा है, एक इस कोण से आ रहा है। ठीक है, तो अधिकतम ऊंचाई पर वेग का परिमाण, तो अपन वी वाई स्क्वायर की बात करें अधिकतम ऊंचाई पर, वी वाई स्क्वायर बराबर दोस्तों क्या हो जाएगा, यू वाई स्क्वायर माइनस 2gh। भाई वी स्क्वायर इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस 2as होता है। तो जैसे ही कण को अपन ऊपर की तरफ फेंक रहे हैं तो इसका त्वरण नीचे की तरफ है, यानी माइनस का g है नीचे की तरफ। तो वी वाई स्क्वायर बराबर यू वाई स्क्वायर माइनस 2gh, ये हो गया क्या
वेग का। और अब अपन दोस्तों जानते हैं कि वी वाई स्क्वायर इक्वल्स टू यू वाई स्क्वायर इक्वल्स टू क्या था, यू साइन थीटा का होल स्क्वायर और माइनस कितना हो गया 2gh। और एक्स घटक इसका क्या हो गया, ये वी वाई स्क्वायर आ गया अपने पास में, यू साइन थीटा माइनस 2gh। और वी एक्स इक्वल्स टू दोस्तों कितना आ गया, वी एक्स बराबर यू एक्स और बराबर क्या हो गया यू कोस थीटा। ये तो अधिकतम ऊंचाई पर है और ये बात अपन जो कर रहे हैं ये एच ऊंचाई पर बात कर रहे हैं दोस्तों। तो वेग का परिमाण v इक्वल्स टू अंडर द रूट क्या हो गया भाई, वही वी एक्स स्क्वायर प्लस वी वाई स्क्वायर, क्योंकि दो ही है और दोनों के बीच में थीटा इक्वल्स टू 90 डिग्री है, तो दो सदिशों का परिणामी सदिश अपन निकाल सकते हैं। तो वी एक्स बराबर दोस्तों क्या हो गया, वी एक्स बराबर यू एक्स यानी यू स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा प्लस वी वाई स्क्वायर इक्वल्स टू कितना है दोस्तों, ये पूरा का पूरा लिख दें अपन, तो यू साइन थीटा का होल स्क्वायर और माइनस का कितना हो गया 2gh और अंडर दी रूट, ये आ गया अपने पास में। और जैसे इसको अपन सोल्व करें तो अंडर दी रूट ये क्या हो गया यू स्क्वायर, यहाँ से देखिए कोस स्क्वायर थीटा प्लस यहाँ से साइन स्क्वायर थीटा और माइनस का कितना हो गया 2gh, ये क्या हो गया 1 हो गया, तो अंडर दी रूट हो गया यू स्क्वायर माइनस 2gh। तो ये क्या आ गया, h ऊंचाई पर किसी कण का, प्रोजेक्टाइल कण का वेलोसिटी आ गई h ऊंचाई पर। अब अपन बात करें, इसके लिए बात करें कि भाई अधिकतम जो अपन ने उड्डयन काल लिखा था, ऊंचाई लिखी थी और प्रास लिखी थी। तो उड्डयन काल क्या था दोस्तों, t इक्वल्स टू 2u साइन थीटा अपॉन जी, क्या था दोस्तों 2u साइन थीटा अपॉन जी। यदि अपन ध्यान से देखें तो u साइन थीटा क्या है, वेग का y घटक, तो इसको अपन क्या लिख सकते हैं t इक्वल्स टू 2u y अपॉन जी। ऐसे ही h ऊंचाई देखें अपन तो h बराबर क्या था यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बटे यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g। तो इसको दोस्तों अपन क्या लिख सकते हैं u साइन थीटा, यू वाई बराबर क्या है, यू वाई बराबर यू साइन थीटा है, यू साइन थीटा है, तो ये क्या हो गया यू वाई स्क्वायर अपॉन 2g। h बराबर कितना हो गया यू वाई स्क्वायर अपॉन 2g। यहाँ से अपन एक कंक्लूजन निकाल रहे हैं कि उड्डयन काल है वो भी वेग के y घटक पर निर्भर कर रहा है, ऊंचाई है वो भी वेग के y घटक पर निर्भर कर रही है। और दोस्तों t की अपन बात करें तो t इक्वल्स टू क्या है 2u साइन थीटा, यू स्क्वायर साइन थीटा कोस थीटा अपॉन कितना था g। तो इसको अपन क्या लिख सकते हैं 2ux यानी u कोस थीटा ux होगा, u साइन थीटा, u स्क्वायर दो बार है ना, तो एक तो u साइन थीटा के साथ में आ जाएगा, ये एक u कोस थीटा के साथ में आ जाएगा, तो ये बात क्या होगी g यानी 2ux ui अपॉन जी हो गई दोस्तों। तो यहाँ से अपन ये कंक्लूजन निकाल सकते हैं और अपने न्यूमेरिकल क्वेश्चन में आ जाए, मान लो ये दे दे कि y दिशा में वेग का घटक, तो y दिशा में वेग का घटक है तो अपन को ui अगला दे देगा, तो अपन यहाँ से ये डायरेक्ट फॉर्मूला यूज करके अपन क्या निकाल सकते हैं, ये कोई भी न्यूमेरिकल क्वेश्चन निकाल सकते हैं। और यहाँ से अपन ये कह सकते हैं दोस्तों कि उड्डयन काल और ऊंचाई है प्रक्षेप्य की उड्डयन काल और अर्थात उड्डयन काल और ऊंचाई है वो वेग के y घटक पे या ऊर्ध्वाधर y घटक पे निर्भर कर रहे हैं। और ऊर्ध्वाधर घटक कौन सा भी, प्रारंभिक ऊर्ध्वाधर घटक यानी यू आई बराबर यू साइन थीटा पे दोस्तों क्या कर रहे हैं, निर्भर कर रहे हैं। जबकि जो प्रास है दोस्तों, ये प्रास है सॉरी, ये प्रास जो है रेंज जो है वो x घटक पे भी निर्भर कर रही है और y घटक पे भी निर्भर कर रही है। अब अपन आगे बात करें, देखिए हाँ एक चीज में कि एक प्रक्षेपक को इधर समान उसी वेग से एक प्रक्षेपक उधर दूसरी तरफ यदि अपन फेंक रहे हैं, यानी अपन ये कह सकते हैं यदि समान उड्डयन काल एवं समान ऊर्ध्वाधर वाले दो प्रक्षेप्य भिन्न दिशाओं में फेंके जाएं, अलग अलग दिशाओं में फेंके जाएं दोस्तों, तो उनके द्वारा प्राप्त अधिकतम ऊंचाई भी क्या होगी, समान होगी। अपन ये कह सकते हैं कि एच ए बराबर क्या होगी दोस्तों एच बी, टी ए बराबर क्या हो सकते हैं टी बी, यानी भिन्न भिन्न दिशाओं में यदि उनको फेंक दिया जाए तो उनकी ऊंचाई भी भिन्न भिन्न समान होगी। यू एच ए बराबर एच बी और टी ए बराबर दोस्तों कितनी हो जाएगी, टी बी हो जाएगी। और यहाँ ये इसलिए बराबर होगी क्योंकि यू ए वाई बराबर क्या हो जाएगी यू बी वाई, यानी दोनों के जो वाई घटक होंगे, दोनों पार्टिकल्स होंगे, पार्टिकल के वाई डायरेक्शन में, और दोनों के क्या होंगे, बराबर होंगे। ठीक है दोस्तों, समझ में आ गई, बहुत सिंपल है। अब एक अपन बात करते हैं दोस्तों, नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है प्रोजेक्टाइल मोशन पे, वो बात यह है कि
कोई पार्टिकल है और इसको अपन प्रोजेक्टाइल मोशन दे रहे हैं, ये x है और ये y है, और एक कण को अपन ने फेंक दिया ऐसे और ये प्रोजेक्टाइल मोशन करके ये आ गया। ये जो इनकी दूरी है उसको अपन क्या कहेंगे, r मैक्सिमम रेंज। इसको अपन ने क्या कह दिया दोस्तों, हाइट हो गई। ये u वेग से मतलब फेंका जा रहा है और थीटा इक्वल्स टू यहाँ पर माना गया है 45 डिग्री। कितना माना गया है, 45 डिग्री थीटा माना गया है। तो यहाँ से अपन बात करें, यहाँ से अपन डायग्राम से कि चित्र से सीधी सी बात है, थीटा बराबर दोस्तों कितना है, 45 डिग्री है। तो r बराबर क्या होता है, r बराबर क्या होता है 2u साइन थीटा। जैसे अपन बात करें r बराबर कितना होगा 2u, r बराबर क्या हो गया साइन u स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी होता है फॉर्मूला प्रोजेक्ट प्रक्षेप्य गति में। तो थीटा की वैल्यू जैसे ही 45 डिग्री रखेंगे तो r बराबर दोस्तों कितना हो जाएगा u स्क्वायर अपॉन जी। आर स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा u स्क्वायर अपॉन जी, यानी अपन ये कह सकते हैं कि ये अधिकतम परास आ गई r मैक्सिमम, क्योंकि साइन में थीटा बराबर 90 डिग्री होने पर साइन का वैल्यू अधिकतम होता है, और वो कितना होता है, साइन का अधिकतम वैल्यू 1 होता है। ठीक है, तो थीटा बराबर साइन 2 थीटा है तो 45 डिग्री रखेंगे तो साइन 90 डिग्री, यानी r का मान क्या आ गया दोस्तों, मैक्सिमम आ गया। यानी r मैक्सिमम बराबर कितना आ गया u स्क्वायर अपॉन जी। अब अपन h की बात करें, अधिकतम ऊंचाई की दोस्तों बात करें, तो अधिकतम ऊंचाई इक्वल्स टू क्या होता है u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बटे 2g। तो यहाँ पर अपन थीटा बराबर 45 डिग्री रखेंगे तो 1/√2 साइन थीटा बराबर क्या होता है, 1 बटे साइन 45 डिग्री 1/√2, और जैसे इसकी वैल्यू अपन करेंगे तो h बराबर दोस्तों कितना हो जाएगा u स्क्वायर अपॉन 4g। इसको समीकरण नंबर 1 दे सकते हैं, इसको समीकरण नंबर 2 दे सकते हैं अपन। तो अब अपन ध्यान से देखें कि u स्क्वायर अपॉन जी बराबर क्या है, r मैक्सिमम। ठीक है, तो r मैक्सिमम और u स्क्वायर अपॉन जी लिखें तो r मैक्सिमम दोस्तों इनमें इक्वेशन 1 और 2 को अपन एडजस्ट करें तो r मैक्सिमम इक्वल्स टू u स्क्वायर अपॉन जी बराबर क्या हो गया 4h। r मैक्सिमम इक्वल्स टू, जब थीटा इक्वल्स टू कितना डिग्री होगा दोस्तों 45 डिग्री होगा, तो r मैक्सिमम का मान अधिकतम ऊंचाई का 4 गुना, अधिकतम ऊंचाई का 4 गुना। अपन क्या कर सकते हैं, 4 इंटू अधिकतम ऊंचाई, क्या कर सकते हैं 4 इंटू अधिकतम ऊंचाई, कि ये अधिकतम ऊंचाई तक कितना चला जाएगा, 4 गुना चला जाएगा दोस्तों। अब अपन में चित्र में प्रदर्शित स्थिति के अनुसार अपन ये कहें दोस्तों, क्या कहते हैं कि r बराबर यदि h हो तो थीटा बराबर कितना होगा, ये आया हुआ क्वेश्चन है। यदि किसी प्रक्षेप्य की परास और उसकी ऊंचाई दोनों बराबर हो तो उनके मध्य उसको थीटा बराबर कितने डिग्री कोण से फेंका जाए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सिंपल सा, देखिए बहुत आसान है। इस प्रक्षेप्य पे क्वेश्चन आता है एग्जाम में, मैकेनिक्स में सबसे, मैकेनिक्स को वैसे देखा जाए तो सबसे टिपिकल भी मैकेनिक्स ही है और सबसे सिंपल भी मैकेनिक्स ही है दोस्तों। तो इसको बहुत हो सकता है कि अपनी किस्मत यदि अच्छी हो तो डायरेक्ट फॉर्मूला ही पूछ ले, वरना अपन को क्वेश्चन तो इसी हिसाब से अपन को करना है कि भाई क्वेश्चन अपने आ जाए। r बराबर हो गया h, अपन मान रहे हैं तो r बराबर दोस्तों अपन जानते हैं ये फॉर्मूले अपन को रटने हैं। r बराबर क्या हो गया u स्क्वायर साइन 2 थीटा होता है बटे 2g, u स्क्वायर साइन थीटा सॉरी g। ठीक है, ये समीकरण नंबर 1, ये तो हो गया r, और h बराबर दोस्तों कितना है u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g। h बराबर r है, दोनों को बराबर कर दें तो u स्क्वायर साइन 2 थीटा को मैं दोस्तों लिख रहा हूँ 2 साइन थीटा कोस थीटा अपॉन g बराबर u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g। तो दोस्तों g से g कट गया, u स्क्वायर से u स्क्वायर कट गया, ठीक है, और एक साइन से एक साइन की घात कट गई। तो अपन कह सकते हैं 2 कोस थीटा बराबर कितना आ गया भाई साइन थीटा, नहीं 2 दूनी 2 दूनी 4, ये 2 तो ये रहा, 2 को वहाँ वज्र गुणा करेंगे तो कितना हो गया 4, और यहाँ से 4 इक्वल्स टू अपन क्या कर सकते हैं साइन थीटा अपॉन कोस थीटा, इंप्लाइज दैट 4 बराबर दोस्तों कितना हो गया टेन थीटा, और यहाँ से थीटा इक्वल्स टू कितना हो गया टेन इनवर्स 4, कितना हो गया थीटा इक्वल्स टू टेन इनवर्स 4, और थीटा इक्वल्स टू टेन इनवर्स 4 की अपन वैल्यू पुट करें तो लगभग ये कितना आता है दोस्तों 76 डिग्री। आपको याद रखना है कि 76 डिग्री कोण पर यदि किसी प्रक्षेपक को फेंका जाए तो उसकी परास और ऊंचाई दोनों क्या होंगी बराबर होंगी। एक सिंपल सा क्वेश्चन हो गया, कितने डिग्री कोण पर फेंका जाए, तो अपन कह सकते हैं 76 डिग्री पर फेंका जाए तो ये दोनों क्या होंगी दोस्तों
बराबर होंगी। ये अपन का इंपॉर्टेंट बातें थी, किसके बारे में, प्रोजेक्टाइल मोशन के बारे में थी, जो अपनी पीछे वाली क्लास में रह गए थे। ठीक है, तो आज अपन ने इसको कर लिया। अब देखिए किस हिसाब से न्यूमेरिकल आते हैं, अपन 2-3 न्यूमेरिकल करते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं अपने टॉपिक को लेके। प्रोजेक्टाइल मोशन का एक न्यूमेरिकल यहाँ मैं बताने जा रहा हूँ। क्या है दोस्तों, क्वेश्चन है कि कोई कण है t बराबर 0 समय पर, क्वेश्चन है एक प्रोजेक्टाइल मोशन पे है, सिंपल सा क्वेश्चन है कि t बराबर 0 समय पर, t बराबर 0 समय पर, t बराबर 0 समय पर एक प्रक्षेप्य को धरातल से, t बराबर 0 समय पर एक प्रक्षेप्य को धरातल से थीटा कोण पर u चाल से फेंका जाता है। t बराबर 0 समय पर एक प्रक्षेप्य को, ये प्रक्षेप्य है, एक प्रक्षेप्य को धरातल से थीटा कोण पर u वेग से फेंका जाता है। ये वेग दोस्तों है वो u वेग से फेंका जाता है। यह है क्रमशः है t बराबर 1 सेकंड, t बराबर 1 सेकंड व t बराबर 3 सेकंड, t बराबर 1 सेकंड व t बराबर 3 सेकंड क्षणों पर समान ऊंचाई के बिंदुओं से गुजरता है, समान ऊंचाई के बिंदुओं से गुजरता है। कण द्वारा प्राप्त अधिकतम ऊंचाई की गणना करो। कण द्वारा प्राप्त अधिकतम ऊंचाई की गणना करो। क्वेश्चन अपने पास में यह है, अधिकतम ऊंचाई पर कण जा रहे हैं, इसका मतलब दोस्तों y डायरेक्शन में अपन को गति की बात करनी है। तो अपन देखिए बात कर रहे हैं सॉल्यूशन। न्यूटन की गति का सेकंड नियम अपन जानते हैं। y डायरेक्शन में अपन विस्थापन देख रहे हैं कि प्रोजेक्टाइल है वो इस हिसाब से है, y डायरेक्शन में अपन बात कर रहे हैं। तो y इक्वल्स टू अपन बात करें s इक्वल्स टू ut प्लस हाफ 1/2 at²। न्यूटन की गति का द्वितीय नियम है, क्योंकि दोस्तों प्रोजेक्टाइल मोशन है वो गुरुत्वीय त्वरण के सानिध्य में गति हो रही है, तो यहाँ पर त्वरण का मान नियत है, और त्वरण का मान नियत है तो अपन न्यूटन की गति के समीकरण अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, ऊपर की तरफ होकर जा रहा है, तो y डायरेक्शन में अपन बात करें तो uy, पहले 1 सेकंड पे बात करें तो uy इंटू 1 और प्लस 1/2 मान लें अपन, ऊपर की तरफ है, ऊपर की तरफ कण को अपन ऊपर की तरफ फेंक रहे हैं, त्वरण नीचे की तरफ है, तो माइनस a बराबर माइनस जी हो गया, और g और t की वैल्यू कितनी है, a²। ये तो होगी एक कण की ऊंचाई, भाई y डायरेक्शन में तय की गई दूरी होगी। अगला बोल रहा है कि समान ऊंचाई के बिंदुओं से गुजरता है, इसका मतलब दूसरे की बात करें तो दूसरा भी क्या है, y बराबर uy और इंटू 3 सेकंड में है, तो uy इंटू टी और माइनस कितना हो गया दोस्तों 1/2 g और 3 ta²। दोनों बराबर है, दोनों को बराबर कर दिया तो uy माइनस 1/2 g 1 का स्क्वायर ये हो गया, और इधर ही इसको बराबर करें तो 3uy माइनस 9g/2। ठीक है, अब uy को एक तरफ कर लो, इसको इधर ले जाए और उसको इधर ले आए, तो g/2 माइनस का g/2 और इधर आ जाएगा तो प्लस का 9g/2 बराबर कितना हो जाएगा 2uy। भाई 3y uy से uy घटेगा तो आ जाएगा, और इसमें से ये क्या आ जाएगा 4g बराबर कितना आ जाएगा दोस्तों 2uy, और uy बराबर कितना आ जाएगा 2g। uy बराबर कितना आ जाएगा 2g आ जाएगा। ठीक है, uy बराबर कितना आ जाएगा 2g, और 2g अगला इस क्वेश्चन में बोल रहा है कि g बराबर आपको 10 यूज में लेना है, तो u बराबर 10 यदि अपन ने यूज में ले लिया दोस्तों, तो uy बराबर कितना आ गया 2 गुणा 10 बराबर कितना आ गया 20 मीटर। uy की बात कर रहे हैं प्रारंभिक 20 मीटर प्रति सेकंड आ गया, यानी y डायरेक्शन में क्या आ गया दोस्तों वेग आ गया। तो अब प्राप्त अधिकतम ऊंचाई अपन ने अभी पढ़ा है,
प्राप्त अधिकतम ऊंचाई u स्क्वायर अपॉन 2g। तो u साइन थीटा है दोस्तों, तो ये क्या हो जाएगा uy स्क्वायर अपॉन 2g। तो अपन कह सकते हैं प्राप्त अधिकतम ऊंचाई, प्राप्त अधिकतम ऊंचाई बराबर कितना हो जाएगा h मैक्सिमम बराबर uy स्क्वायर बटे 2g और कितना भाई 20 गुणा 20 बटे 2 गुणा 10। तो 20 से एक 20 कट गया तो कितनी आ गई 20 मीटर। कितनी आ गई अधिकतम ऊंचाई दोस्तों 20 मीटर आ गई। यदि अपन ने क्वेश्चन को प्रैक्टिस नहीं किया होता और जैसे ही अपने आए तो अपन इन फॉर्मूलों के बारे में सोचते कि भाई रेंज इतना होता है, एच इतना होता है, तो कैसे निकालें। थीटा अपन को दे नहीं रखा, लेकिन दोस्तों अपना एक बार अपन ने प्रैक्टिस कर ली तो ऐसे क्वेश्चन को अपन को कैसे करना है ये अपने समझ में आ गया है, इसलिए मैंने आपको ये बताया। अलग से ये क्वेश्चन है, इन फॉर्मूलों पे बेस्ड डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं है। क्वेश्चन हो गया एक। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है एक ऐसा ही सेम टू सेम क्वेश्चन, लगभग बराबर, बहुत अच्छा है। मैं इसको मिटा दे रहा हूं, यहां से देखिए क्वेश्चन क्या है भाई, प्रोजेक्टाइल मोशन का ही है। क्वेश्चन है दोस्तों, एक पत्थर को इस प्रकार फेंकते हैं कि, क्वेश्चन नंबर 2, एक पत्थर को इस प्रकार फेंकते हैं कि, एक पत्थर को इस प्रकार फेंकते हैं कि यह 3 मीटर क्षैतिज, एक पत्थर को इस प्रकार फेंकते हैं कि ये 3 मीटर की क्षैतिज दूरी, 3 मीटर की क्षैतिज दूरी तय करता है। क्षैतिज दूरी कितनी तय करता है दोस्तों 3 मीटर की क्षैतिज दूरी तय करता है। यदि प्रक्षेपक का वेग, यदि प्रक्षेपक का वेग 7 मीटर प्रति सेकंड, यदि प्रक्षेपक का वेग कितना है 7 मीटर प्रति सेकंड है तो ज्ञात करो। दोस्तों क्या ज्ञात करना है, नंबर 1 है इसे कितने कोण पर फेंका जाना चाहिए, इसे कितने कोण पर फेंका जाना चाहिए। क्या पूछा है, कोण पूछा है कि इसे कितने कोण पर फेंका जाना चाहिए। और दूसरा है 7 मीटर प्रति सेकंड की, 7 मीटर प्रति सेकंड की चाल से, 7 मीटर प्रति सेकंड की चाल से संभव अधिकतम क्षैतिज विस्थापन, अधिकतम क्षैतिज विस्थापन। क्या पूछा है, अधिकतम क्षैतिज विस्थापन पूछा है दोस्तों। ये क्वेश्चन है कि एक पत्थर को इस प्रकार फेंकते हैं कि यह 3 मीटर की क्षैतिज दूरी तय करता है। यदि प्रक्षेपक का वेग 7 मीटर प्रति सेकंड है तो ज्ञात करो कि इसे कितने कोण पर फेंका जाना चाहिए और 7 मीटर प्रति सेकंड की चाल से संभव अधिकतम क्षैतिज क्या है। तो दोस्तों सिंपल सा एक डायग्राम अपन बनाए कि ये x है, ये y है और किसी प्रक्षेपक को ऐसे फेंक दिया अपन ने, इस हिसाब से फेंक दिया तो ये कितने मीटर जाके गिर रहा है 3 मीटर जाके ये गिर रहा है। तो परास की बात कर रहा है अगला कि 3 मीटर पर जाके ये गिर रहा है, तो अपन यहाँ से अपन कैलकुलेट करेंगे। परास अभी अपन ने पढ़ा है u स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन g। परास क्या होता है, प्रक्षेपक की फॉर्मूला अपन लगा रहे हैं इसमें। तो r बराबर क्या हो गया दोस्तों u स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन g, ये परास का फॉर्मूला है। अपन को अगले ने साइन, तो साइन 2 थीटा बराबर आर जी अपॉन यू स्क्वायर, कितना भाई आर जी अपॉन यू स्क्वायर। अपन को वैल्यू नहीं दे रखी तो अपन कैलकुलेट करेंगे। आर 3 दे रखा अपन को 3 मीटर, ठीक है। जी 9.8 होता है और यू स्क्वायर दोस्तों कितना दे दिया अपन को 7 7 49 यानी 7 स्क्वायर। तो 3 गुणा 9.8 बटे 49 और यहाँ से इसको अपन कैलकुलेट करें 7 7 49, इसको अपन कैलकुलेट करें तो ये कितना आ जाएगा 0.6। कितना आ जाएगा दोस्तों 0.6 और 0.6 का मतलब है साइन 37 डिग्री। कितना हो गया साइन 37 डिग्री होता है। तो 2 थीटा बराबर 37 डिग्री, तो थीटा इक्वल्स टू कितना हो गया 37 डिग्री बटे 2, तो लगभग कितना आ जाएगा 18 साढ़े 18 डिग्री। कितना आ जाएगा दोस्तों 18.5 डिग्री। अब प्रक्षेपण कोण तो 18.5 है। और दूसरा दोस्तों कि अपन ने माना है, अपन ने पढ़ा है कि थीटा और 90 माइनस थीटा से यदि अपन को फेंकेंगे तो इसकी परास क्या होगी बराबर होगी, कोई फर्क नहीं पड़ेगा परास में। तो यदि ऑप्शन में मान लो 18.5 नहीं मिले आपको
कि भाई अपन ने तो 18.5 डिग्री निकाल लिया, तो और कोई ऑप्शन मिले तो अपन इसको 90 में से घटा के देखेंगे दोस्तों, 90 माइनस 18.5, क्योंकि यहाँ पर यदि थीटा की वैल्यू 90 डिग्री माइनस थीटा होगी तो भी साइन 180 डिग्री माइनस 2 थीटा, अपने अपने पीछे वाले वीडियो में ये डिस्कस किया था, बराबर कितना हो जाएगा, साइन 2 थीटा हो जाएगा। यानी चाहे प्रक्षेप्य को क्षैतिज से थीटा कोण पर फेंको, चाहे प्रक्षेप्य को क्षैतिज से 90 माइनस थीटा डिग्री के कोण पे फेंको, परास की वैल्यू दोस्तों क्या होती है, बराबर ही होती है। तो यदि ऑप्शन में ये आंसर नहीं मिले तो 90 में से 18.5 डिग्री घटा के यदि अपन देखेंगे तो 71.5 डिग्री इसका आंसर ये भी हो सकता है, ये अपन को ध्यान में रखनी है, ठीक है। और अधिकतम क्षैतिज परास के लिए की चाल, संभव अधिकतम क्षैतिज परास, अभी अपन ने पढ़ा है कि अधिकतम आर मैक्सिमम इक्वल्स टू दोस्तों कितना है, यू स्क्वायर अपॉन जी, यू स्क्वायर अपॉन जी है। अगला बोल रहा है कि 7 का स्क्वायर है, जी कितना है 9.8 है, तो 7 7 49 बटे 9.8, पॉइंट हटाएंगे तो ऊपर क्या आ जाएगा 10 आ जाएगा, और ये कितना आ जाएगा 5, कितना आ जाएगा 5 मीटर, कितना हो जाएगा दोस्तों 5 मीटर इसकी मैक्सिमम परास हो जाएगी। समझ में आ गया, सिंपल है। वैसे इसमें ट्विस्ट ये है, इस क्वेश्चन इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाता है कि 18.5 डिग्री यदि अपन को ऑप्शन में नहीं मिलता है तो अपन को 71.5 डिग्री इसका आएगा। अब दोस्तों आप लोगों को ये कंफ्यूजन है कि सर ने 0.6 का मान कैसे निकाला, तो या तो ये क्वेश्चन यदि आता है एग्जाम में तो या तो साइन 37 डिग्री की अपन को वैल्यू दे रखी होगी अगले ने कि 0.6 बराबर साइन 37 डिग्री, या मतलब सीधा ही साइन 37 डिग्री ऑप्शन में आ जाएगा कि इतना डिग्री का कोण है। अपन को या तो अपनी प्रैक्टिस हो कि अपने याद हो, या मतलब इस क्वेश्चन को अपन डायरेक्ट अपन को क्वेश्चन में वहाँ मिलेगा। जैसे नेट वगैरह में क्वेश्चन आता है तो वहाँ तो अपन को कोण की अपन को टेबल दे देते हैं, लेकिन आरपीएससी के एग्जाम में अपन को टेबल वगैरह नहीं देंगे। तो अपन को तो ये 0.6 यदि कोण आता है तो 2 थीटा साइन 2 थीटा बराबर 0.6 या साइन 37 डिग्री अपन को अगला देगा कि 0.6 बराबर साइन 37 डिग्री बराबर 0.6। ठीक है दोस्तों, ठीक है। एक क्वेश्चन और देखिए, सिंपल सा है, हाँ मैं मिटा रहा हूं। नेक्स्ट तीसरा क्वेश्चन है प्रोजेक्टाइल मोशन का, उसके बाद में अपन अपनी रिलेटिव वेलोसिटी की जो कंसेप्ट है उसको पढ़ते हैं, और ये अपनी जो यूनिट है उसको आज फिनिश करते हैं, डिस्क्रिप्शन ऑफ मोशन को। हाँ तो दोस्तों देखिए क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3 है, दो परवलयों को क्षैतिज से, या दो पार्टिकलों को क्षैतिज से थीटा व π/2 माइनस थीटा, थीटा व π/2 माइनस थीटा, थीटा और 90 π/2 माइनस थीटा कोण पर समान चाल 20 मीटर प्रति सेकंड, समान चाल 20 मीटर प्रति सेकंड से प्रक्षेपित करते हैं, से प्रक्षेपित करते हैं, तथा इनमें से एक कोई सा भी एक, दो हैं, इनमें से एक दूसरे के सापेक्ष, एक है वो दूसरे के सापेक्ष 10 मीटर ज़्यादा ऊंचाई तक पहुंचता है, ज़्यादा ऊंचाई तक पहुंचता है। कि इनमें से दो पत्थरों को फेंका जाता है, दो प्रोजेक्टाइल को फेंका जाता है, दो प्रक्षेपों को फेंका जाता है, तो इसमें से वेग समान है, फिर भी एक है वो दूसरे से के सापेक्ष 10 मीटर ऊंचाई तक पहुंच जाता है, तो दोनों के प्रक्षेपण कोणों का मान ज्ञात करो, दोनों के प्रक्षेपण कोणों का मान ज्ञात करो, और जी बराबर अगले ने दे रखा है 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। ठीक है दोस्तों, ऊंचाई की बात कर रहे हैं तो सॉल्यूशन देखिए, ऊंचाई अपन जानते हैं h इक्वल्स टू, अभी अपन ने पढ़ा था, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g। देखो ये फॉर्मूले दोस्तों जितनी ज़्यादा न्यूमेरिकल क्वेश्चनों की प्रैक्टिस करोगे उतने ही याद होते जाएंगे। फॉर्मूले जितने भी आ रहे हैं उनकी एक टेबल बना लो, या थोड़ा सा कष्ट तो होगा, 5-10 पेज केवल फॉर्मूलों के,
तो जैसे ही आपको टाइम मिलता है उन फॉर्मूलों को आप दोहरा लो, 10-15 बार उनको दोहराओगे तो सारे फॉर्मूले आपके कंठस्थ हो जाएंगे। तो ये भी एक मतलब है कि यदि सारे फिजिक्स के फॉर्मूले याद हो जाते हैं तो 50% सिलेबस अपन कवर कर लेंगे, ये मान के चलिए। अब अपना दिमाग यही सोचने में लग जाता है कि ये फॉर्मूला ये था, इसमें नीचे 2 था कि नहीं था। तो फॉर्मूलों को आप डेली, मतलब जब तक आपको ये कॉन्फिडेंस नहीं आए कि मेरे कंठस्थ याद नहीं हुए, तब तक मेरा सजेशन ये है कि इनको दोहराना चाहिए आपको, ठीक है। तो h बराबर यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन क्या है दोस्तों, 2g है। तो h1 की अपन बात करें, भाई 2 है, तो एक कण के लिए h1 बराबर कितना हो जाएगा, यू स्क्वायर, ठीक है। यू कितना है, 20 है, तो 20 का स्क्वायर और साइन स्क्वायर थीटा और अपॉन 2g। 20 का स्क्वायर हो गया, साइन स्क्वायर थीटा हो गया, अपॉन 2g हो गया। अब देखो g बराबर 20 है तो एक 20 कट गया, तो h1 बराबर कितना आ गया, 20 साइन स्क्वायर थीटा। h1 बराबर क्या आ गया, 20 साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है भाई। h2 बराबर, h2 की बात करें तो h2 दूसरे के लिए बात करें तो 90π/2 माइनस थीटा है दूसरे वाला। तो देखिए h2 तो 20 का स्क्वायर और दोस्तों साइन स्क्वायर और थीटा की वैल्यू क्या है, 90 डिग्री माइनस थीटा और बटे कितना, 2g। तो यहाँ से 2g तो वही 20 स्क्वायर और साइन 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर कितना होता है दोस्तों, कोस थीटा होता है। तो ये हो गया कोस स्क्वायर थीटा और नीचे हो गया 20, 2 गुणा 10 बराबर 20, एक घात ये कट गई। तो h2 बराबर कितना आ गया दोस्तों, 20 कोस स्क्वायर थीटा। ये समीकरण अपन नंबर 1 बोलते हैं, इसको समीकरण नंबर अपन 2 दे देते हैं। अब क्वेश्चन देखो कि एक है वो दूसरे के सापेक्ष 10 मीटर की ऊंचाई पर ऊंचा पहुंच जाता है, यानी अपन ये कह दें दोस्तों कि h2 माइनस h1, यानी ये ऊंचाई h1 और ये ऊंचाई h2 अपन को क्या दे रखा है, 10 मीटर गिवन, ये अपन को अगले ने दे रखा है। तो यहाँ से देखिए ये दे रखा है, तो h2 20 कोस स्क्वायर थीटा माइनस 20 साइन स्क्वायर थीटा बराबर कितना दे रखा अपन को, 10 दे रखा है अगले ने। और यहाँ से इंप्लाइज दैट कोस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, 20 कॉमन ले लिया और 10/20 कट गए, और कोस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा दोस्तों कितना होता है, कोस 2 थीटा बराबर 1/2। अब कोस की लाइन में 1/2 वैल्यू किसकी होती है, कोस 60 डिग्री की होती है, कोस 60 डिग्री बराबर 1/2। तो अपन इसको कह सकते हैं कोस 2 थीटा बराबर कोस 60 डिग्री और 2 थीटा बराबर दोस्तों कितना आ जाएगा, 60 डिग्री, यानी थीटा बराबर 60 डिग्री बटे 2। तो कितना आ जाएगा, थीटा बराबर दोस्तों 30 डिग्री। कितने कोण पर फेंका जाए, 30 डिग्री पर एक को फेंका जाए, पहले वाले को तो 30 डिग्री पर, और दूसरे वाले को कितने पर फेंका जाए, π/2 माइनस 30 डिग्री। तो 90 डिग्री माइनस 30 डिग्री बराबर कितना आ गया दोस्तों, 60 डिग्री। तो इसके ऑप्शन क्या होंगे, 30 डिग्री और 60 डिग्री। यदि क्रमशः आएंगे, क्रमशः पूछे ऑप्शन में तो 30 डिग्री और 60 डिग्री, और मान लो क्रमशः नहीं पूछे तो भी अपन को 30 डिग्री और 60 डिग्री करना है। और क्वेश्चन में ऐसे पूछ ले दूसरे का फर्क पहले के सापेक्ष, तो क्वेश्चन को भी अपन को मैं ये बोल रहा हूं कि आपको लास्ट तक बहुत ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ना है कि अगले ने पूछा क्या है। मोस्टली कम से कम पूरी एग्जाम में 3 या 4 क्वेश्चन तो ऐसे होते हैं दोस्तों जो अपन को आ रहे हैं, अपन बहुत ज़्यादा खुशी के कारण उनको क्या कर देते हैं, गलत, क्योंकि अपन ने क्वेश्चन को ध्यान से नहीं पढ़ा। और जब जैसे ही एग्जाम हॉल से बाहर आते हैं, कोई कहता है कि इसमें क्या किया और ये और गलती हो गई, तो पहले ही क्वेश्चन को बहुत ध्यान से आपको पढ़ना है। जैसे मान लो इसमें क्रमशः आ जाए, पहले मान लो आपने 60 डिग्री, क्योंकि ऑप्शन आपको 60 डिग्री और 30 डिग्री भी मिलेगा दोस्तों, ठीक है। आपने यदि ध्यान दिया तो ये सही है, क्योंकि भाई क्रमशः पूछेगा तो पहले का 30 डिग्री दूसरे का 60 डिग्री। और यदि ये ऑप्शन हो गया और उसमें क्रमशः नहीं पूछे तब तो ये ऑप्शन आएगा नहीं, क्रमशः पूछेगा तो ऑप्शन ये आ सकता है। तो इसको गलती ना हो, ये आपको बात ध्यान में रखनी है दोस्तों। अब दोस्तों अपन बात करते हैं अपनी जो रिलेटिव वेलोसिटी है। रिलेटिव वेलोसिटी की कंसेप्ट है कि रिलेटिव वेलोसिटी होती क्या है, अपेक्षिक वेग क्या होता है, वो अपन बात करेंगे। तो अपेक्षिक वेग, जैसे कोई वस्तु चल रही है, जैसे कोई बच्चा दौड़ रहा है, ट्रेन चल रही है, पानी बह रहा है, ये सारे के सारे किसके रिस्पेक्ट में बह रहे हैं वो चीज़ इंपॉर्टेंट है। अपन बात कर रहे हैं दोस्तों अपेक्षिक वेग, किसकी बात कर रहे हैं, अपेक्षिक वेग, रिलेटिव वेलोसिटी। नेक्स्ट अपना टॉपिक है अपेक्षिक वेग, ठीक है। तो अपेक्षिक वेग का मतलब है
जब हम किसी कण की गति की बात करते हैं तो हमें एक नियत बिंदु मानना पड़ता है। जैसे मोस्टली अपन कि भाई अपन ये बात करें कि एक गांव मेरे से 10 किलोमीटर दूर है, ठीक है, तो किसी न किसी को तो नापने के लिए जीरो मानना पड़ेगा ना, कि भाई मेरा गांव उस गांव से 10 किलोमीटर दूर है, तो उस गांव को जीरो मान के अपने गांव तक मेजर कर लो, चाहे अपने गांव को जीरो मान के उस गांव तक मेजर कर लो। तो कहने का मतलब ये हो गया, जब भी अपन एक पार्टिकल की कण की बात करते हैं तो वो दूसरे के रिस्पेक्ट में ही बात की जाती है। जैसे कोई बच्चा दौड़ रहा है, ट्रेन दौड़ रही है, गाड़ी दौड़ रही है, पानी बह रहा है, हवा चल रही है, तो ये किसके रिस्पेक्ट में चल रहे हैं? पृथ्वी के सापेक्ष। और पृथ्वी को क्या माना जा रहा है? नियत माना जा रहा है। तो वैसे ही रिलेटिव वेलोसिटी कंसेप्ट है कि जब किसी कण की बात करते हैं, बात लिख देता हूं 2 लाइन, जब हम किसी कण की गति के बारे में चर्चा करते हैं, कि जब हम किसी कण की गति के बारे में चर्चा करते हैं तो एक बिंदु को नियत, एक बिंदु को अपन को क्या करना पड़ेगा? नियत मानना पड़ेगा। क्या पड़ेगा? एक बिंदु को अपन को नियत मानना पड़ेगा, जिसके सापेक्ष कण गति करता है, जिसके सापेक्ष कण गति करता है, ठीक है। जैसे मान लो कि 2 मोटर बाइक वाले जा रहे हैं, ठीक है, एक ए मोटर बाइक पे है, दूसरा बी पे है दोस्तों, और बी वाला कुछ समय बाद में ए को क्रॉस कर जाता है। तो ए वाला अपन से पूछें, ए वाले को अपन पूछें कि क्या हुआ, तो ए वाला कहेगा कि बी वाला बहुत फास्ट गया है। यानी इसका मतलब ये हो गया कि ए की स्पीड कम थी और बी वाला बहुत ज़्यादा फास्ट निकल गया, तो वो बी की स्पीड बता रहा है अपने रिस्पेक्ट में। लेकिन यदि यही बात अपन बी वाले को पूछें तो बी वाला कहेगा कि भाई ए वाला तो बहुत धीरे धीरे आ रहा है, पता नहीं कब पहुंचेगा। तो एक के रिस्पेक्ट में दूसरे का वेग या दूसरे के रिस्पेक्ट में पहले का वेग जब अपन ज्ञात करते हैं दोस्तों, तो इसको अपन कहते हैं आपेक्षिक वेग। क्या कहते हैं? आपेक्षिक वेग, ठीक है। तो इस स्थिति में नियत जो आपने पॉइंट माना है, एक बिंदु को जो नियत माना है, इस स्थिति में नियत बिंदु के सापेक्ष मापा गया वेग जो भी है, वेग क्या कहलाता है दोस्तों? आपेक्षिक वेग कहलाता है। क्या कहलाता है? आपेक्षिक वेग कहलाता है, नियत बिंदु के सापेक्ष मापा गया वेग। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे अपन ने मान लें कि ट्रेन चल रही है, पानी बह रहा है, या व्यक्ति दौड़ रहा है, हवा चल रही है। इन सब का हमारा यहाँ क्या अर्थ है कि ये सारी की सारी चीज़ें, गतियाँ किसके सापेक्ष हैं? भाई पृथ्वी के सापेक्ष है, और पृथ्वी को अपन ने क्या माना है दोस्तों? नियत माना है। अब अपन इसको कैलकुलेट कैसे करें, तो इसके 2-3 तरीकों से अपन रिलेटिव वेलोसिटी को कैलकुलेट कर सकते हैं दोस्तों। कैसे? देखिए, मैं चर्चा कर रहा हूँ। अपेक्षिक वेग है कि जब हम किसी कण की गति के बारे में चर्चा करते हैं तो एक बिंदु को अपन को नियत मानना पड़ेगा, और उसके रेस्पेक्ट में अपन चर्चा करेंगे तो उसको अपन क्या कहेंगे? आपेक्षिक वेग। जैसे बता दिया। अब देखिए दोस्तों, कैसे अपन मेजर करेंगे इसको, कि अपन 2 निर्देश तंत्र ले रहे हैं। जैसे अभी मैं बात कर रहा था कि 1-2 मोटर गाड़ियां जा रही हैं, 2 निर्देश तंत्र अपन लें। कैसे कैसे? कि देखो, एक ये x o y, ये एक निर्देश तंत्र ले लिया, और इसी के रिस्पेक्ट में अपन दूसरा निर्देश तंत्र ले लें, x डैश o डैश और y डैश। इसको अपन s मान लें, इसको अपन दोस्तों क्या मान लें? s डैश मान लें। और यहाँ पर कोई कण अपन मान लें, इस कण की इसके सापेक्ष स्थिति अपन मान लें r, ये p कण है तो p s डैश। ये स्थिति सदिश क्या है? जो s डैश 2 निर्देश तंत्र हैं, और ये क्या मान लें? r p s डैश। और यहाँ से इसकी स्थिति क्या मान लें दोस्तों? इसको अपन मान लें r o o डैश, r o o डैश। और इस मूल बिंदु के सापेक्ष इस कण की स्थिति को अपन ऐसे डिफाइन कर दें, तो ये अपन मान लें r p बिंदु की ps। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ अपन क्या लगा दें? त्रिभुज का नियम लगा दें। क्या लगा दें? सदिशों को जोड़ने के, ये सदिश राशियां हैं। रिलेटिव वेलोसिटी की कंसेप्ट अपन कैलकुलेट कर रहे हैं। अपन ऐसा मान सकते हैं कि s डैश है वो s के सापेक्ष v वेग से मूव कर रहा है, अपन ये भी मान सकते हैं दोस्तों। तो यहाँ यदि अपन सदिशों को जोड़ने का त्रिभुज नियम लगाएं तो देखो, r o o डैश
प्लस आर पी एस डेस बराबर क्या हो गया दोस्तों, आर पी एस। क्या हो गया, आर पी एस। और अब अपन को क्या निकालना है, अब अपन को यदि वेलोसिटी निकालनी है, ये अपने पास में क्या आ गया, स्थिति सदिश आ गया। इस स्थिति सदिश का यदि अपन क्या कर दें दोस्तों, टी के सापेक्ष क्या कर दें, टी के सापेक्ष दोनों तरफ क्या कर दें, अवकलन कर दें, तो अपन को पता है कि स्थिति का अवकलन वेग कहलाता है, तो कर दो अवकलन। तो ये क्या हो गया, आर ओ ओ डेस बटे डी टी, डी बराबर प्लस डी आर पी एस डेस अपॉन डी टी, और बराबर क्या हो गया, डी आर पी एस अपॉन डी टी। दोस्तों इसको अपन क्या कह सकते हैं, वी ओ ओ डेस प्लस वी पी एस, और बराबर ये पी एस डेस, और ये क्या हो गया, वी पी एस। ठीक है दोस्तों, तो अब अपन यहाँ से निकालना चाहें, क्या निकालें भाई, कि वी पी एस डेस यानी इसकी वेलोसिटी निकालना चाहें, पी एस डेस की निकालना चाहें, तो ये क्या हो गया, वी पी एस माइनस वी ओ ओ डेस, और इसे अपन क्या कहेंगे, रिलेटिव वेलोसिटी, अपेक्षिक वेग की कंसेप्ट कहेंगे। ये तो अपन 3D के हिसाब से अपन ने ले लिया। ठीक है, अब दोस्तों सिंपली यदि एक सरल रेखा में गति कर रही है, एक में गति के लिए अपेक्षिक वेग की अपन बात करें, कि ये तो 2D की बात की अपन ने, कि 2 डायमेंशनल में गति का वेग अपेक्षिक वेग आ गया। अब एक विमा में अपन बात करते हैं। देखिए कि कोई कण मूल बिंदु O पर है और एक कण की स्थिति ये A है, और इसी स्थिति में, इसी डायरेक्शन में दूसरे कण की स्थिति क्या है दोस्तों, B है। A है वो VA वेग से इधर बढ़ रहा है, और B है वो VB वेग से इधर बढ़ रहा है। एक ही डायरेक्शन में ये दोस्तों ये जा रहे हैं। O ये है, यहाँ से ये जो A की स्थिति है उसको मैं बोल देता हूँ कि ये XA पोजीशन पे है, और दोस्तों B की जो स्थिति है वो मूल बिंदु O से XB पोजीशन पे ये है। ये बात समझ में आ गई। एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस इसको मान लें, मूल बिंदु पर मान लें, और एक कण केवल x दिशा में डायरेक्शन A पर है, A कण है जो VA वेग से मूव कर रहा है, B कण है जो VB वेग से मूव कर रहा है। इसकी मूल बिंदुओं के सापेक्ष स्थिति सदिश कितना है दोस्तों, XA है, और मूल बिंदुओं के सापेक्ष B जो कण की स्थिति है उसके पोजीशन क्या है दोस्तों, XB है। ठीक है, तो अपन क्या करें, अपन ये लिख सकते हैं B का A के सापेक्ष, B का A के सापेक्ष विस्थापन, B का A के सापेक्ष विस्थापन कितना हो गया, कि कितनी दूर है भाई, ये कितनी दूर है, तो इसको अपन रिप्रेजेंट कैसे करें भाई, XBA, और विस्थापन एक सदिश राशि है, और इसमें से अपन ज्यादा में से कम को घटा दें दोस्तों, तो XB माइनस XA क्या हो गया, XBA, B का A के सापेक्ष विस्थापन, B का A के सापेक्ष विस्थापन, या अपन ये कह सकते हैं A से B का मापा गया विस्थापन, कि भाई A से B कितनी दूर है, ये दूरी अपन को चाहिए। तो ये दोस्तों कितना है, XB माइनस XA है। मूल बिंदुओं के सापेक्ष नहीं मेजर कर रहे अपन को मेजर करना है B का A के सापेक्ष, क्योंकि अपन अपेक्षिक वेग की बात कर रहे हैं, दोनों कण मूव कर रहे हैं, तो A B की तुलना में कितना फास्ट है या कितना स्लो है। यहां से दोस्तों अपन क्या करते हैं, T के सापेक्ष अवकलन, क्या कर दें, T के सापेक्ष अवकलन कर दें। तो पोजीशन का अवकलन जैसे अपन करेंगे, तो dxBA अपॉन dt बराबर dxB अपॉन dt, और माइनस dx अपॉन क्या हो गया दोस्तों, dt। और आपको पता है कि ये क्या आ गया भाई, वेग VBA बराबर कितना हो गया, VB माइनस VA। क्या आ गया दोस्तों, अपेक्षिक वेग VBA इक्वल्स टू क्या आ गया, VB माइनस VA। इसको अपन क्या कर सकते हैं, अपेक्षिक वेग बराबर वास्तविक वेग और माइनस प्रेक्षक। अब प्रेक्षक अपन किसको माने, जिसके रेस्पेक्ट में अपन मेजर कर रहे हैं। तो यहां पर A को अपन यदि प्रेक्षक माने, तो दोस्तों इसको अपन क्या लिख सकते हैं, अपेक्षिक वेग बराबर B का वास्तविक वेग, B का तो अपना वास्तविक वेग है, और माइनस क्या कर सकते हैं, प्रेक्षक, क्योंकि अपन A के रेस्पेक्ट में किसको मेजर कर रहे हैं, B को मेजर कर रहे हैं, मूल बिंदुओं के सापेक्ष मेजर नहीं कर रहे, क्योंकि मूल बिंदुओं के सापेक्ष तो अपन को दे रखा है कि A का वेग तो है VA, और उस B पार्टिकल का वेग है VB। लेकिन अब अपन किसके रेस्पेक्ट में मेजर कर रहे हैं, A के रेस्पेक्ट में B का मेजर कर रहे हैं। तो अपेक्षिक वेग बराबर क्या आ गया, वास्तविक वेग माइनस प्रेक्षक आ गया। अब दोस्तों ये फॉर्मूला आ गया, ये अपन को रट के रखना है। देखिए इसके अपन केस अलग अलग बनाते हैं, उसको आपको याद रखना है। अभी अपन 2D की बात करेंगे तब और एक्सप्लेन करूंगा मैं इस चीज को। हाँ देखिए दोस्तों, यही कर देता हूं मैं। सबसे पहले क्या है,
समान दिशा में गति के लिए, इसमें पहला केस लगाते हैं समान दिशा में गति के लिए, कि जैसे ए और बी दो कार हैं, वो समान दिशा में जा रही हैं, ऐसे भी समान दिशा हो सकती है दोस्तों, इस डायरेक्शन में समान दिशा हो सकती है, या जैसे इसकी अपन बात करें कि ये V1 या VA और ये V2 समान दिशा में, और ये कैसे कर सकते हैं अपन, ऐसे कर सकते हैं कि इधर भी दोनों की समान दिशा हो सकती है, ये V1 और V2, तो समान दिशा में होगी तो V12 करो परिमाण में, चाहे V21 करो, ये क्या हो जाएगा, समान दिशा है तो एक का यदि इस डायरेक्शन में ये धनात्मक है दोस्तों तो इस डायरेक्शन में भी धनात्मक है, यानी V1 माइनस क्या हो जाएगा V2, या V2 माइनस V1। यदि समान दिशा में है तो इसको यदि अपन प्लस मान रहे हैं तो ये तो प्लस V1 है, और उसी दिशा में माइनस का निशान सूत्र में, ये रहा माइनस का निशान, और इसकी भी वेलोसिटी क्या है दोस्तों, प्लस V2 है, तो दोनों क्या हो गए V1 माइनस V2, क्या हो जाएगा V1 माइनस V2। तो V21 या V12 चाहे V21 कर दो, चाहे V1 माइनस V2 कर दो, तो ये माइनस में आए चाहे प्लस में आएगा, अपनी वैल्यू आ जाएगी, जैसे ये अपन ऐसे करें। दूसरा क्या है, दूसरी सेकंड केस क्या है, सेकंड केस है विपरीत दिशा में गति के लिए। अब देखो थोड़ा सा इसमें ट्विस्ट है, विपरीत दिशा में क्या है दोस्तों, कि जैसे ये पहले कण का वेग V1 है और दूसरे कण का वेग क्या है V2 है, तो यहाँ V12 बराबर क्या होगा, V1 को यदि धनात्मक ले रहे हैं ये माइनस फॉर्मूले का, और ये दोस्तों किसका V2, क्योंकि V2 की जो डायरेक्शन है वो V1 के विपरीत दिशा में है, तो ये तो V1 आ गया, माइनस का निशान सूत्र में है, माइनस का निशान सूत्र में आ गया, और ये माइनस V2, तो दोस्तों V1 प्लस क्या हो जाएगा V2 हो जाएगा। तब तो दो कण जब विपरीत दिशा में गति कर रहे हैं तो उनका अपेक्षिक वेग है वो जुड़ेगा V1 प्लस V2, तो चाहे इसको V12 कर दो चाहे V21 कर दो, वो भी कितना आ जाएगा दोस्तों, V1 प्लस V2 आ जाएगा। विपरीत दिशा, चाहे ये ऐसे कंडीशन हो सकती है, ये ऊपर वाला इस डायरेक्शन में नीचे वाला इस डायरेक्शन में, तो भी इसको अपन क्या मानेंगे दोस्तों, विपरीत दिशा मानेंगे, ये अपन को कैलकुलेट करना है। तो सीधी से दो फॉर्मूला हो गया, जब समान दिशा है तब तो बीच में माइनस आएगी, और जब विपरीत दिशा में जाएगा दोस्तों तब क्या आ जाएगी, बीच में रिलेटिव वेलोसिटी में प्लस का निशान आ जाएगा। वेग की डायरेक्शन को अपन को अच्छे से देखना है। जब अपन न्यूमेरिकल क्वेश्चन करेंगे इसके रिलेटिव वेलोसिटी के, तो देखिए दोस्तों क्या होगा, आंकिक प्रश्नों के लिए, न्यूमेरिकल क्वेश्चनों के लिए अपन मान रहे हैं क्या है, पहली कंडीशन क्या है कि आंकिक क्वेश्चन है, यदि दो कण सरल रेखा में इस प्रकार गतिमान हो, इंपॉर्टेंट बात है, यदि दो कण सरल रेखा में इस प्रकार गतिमान हो कि उनका आपेक्षिक त्वरण, इस प्रकार गतिमान हो कि उनका आपेक्षिक त्वरण शून्य हो, इंपॉर्टेंट बात है भाई, उनका आपेक्षिक त्वरण शून्य हो तो उनका आपेक्षिक वेग, आपेक्षिक विस्थापन तथा समय के अनुपात के बराबर होता है, समय के अनुपात के बराबर होता है, इंपॉर्टेंट बात है ये। यदि आपेक्षिक त्वरण क्या हो दोस्तों, शून्य हो। कैसे आपेक्षिक त्वरण, जैसे अपन बात करें V1 बराबर नियत और दूसरा V2 बराबर भी क्या है, नियत है। दो पार्टिकल हैं जिनका V1 बराबर भी नियत है और V2 बराबर भी नियत है। कैसे दोस्तों, यदि ऐसे हैं एक ही डायरेक्शन में जा रहे हैं तो ये भी V1 है और ये भी V1 है, नियत हो गया। या ऐसे जा रहे हैं, ये भी V1 है, ये V2 है, और इधर वाला ये V2 और ये V2, दोनों ये भी नियत सेम वेग से जा रहे हैं, V1, ये एक इधर जा रहा है V2 वेग से, एक ये इधर V2 वेग से आ रहा है, तो इनका तो इनका आपेक्षिक त्वरण का मान क्या है दोस्तों, शून्य है। और आपेक्षिक त्वरण का मान शून्य है तो V रिलेटिव बराबर क्या होगा, V रिलेटिव बराबर क्या होगा दोस्तों, V रिलेटिव बराबर S रिलेटिव बटे क्या हो जाएगा T। ये बात आपको ध्यान में रखनी है, यानी आपेक्षिक वेग का मान का होगा आपेक्षिक विस्थापन ये रहा, बटे क्या हो जाएगा दोस्तों, समय अंतराल हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया कि यदि दोनों कण सरल रेखा में इस प्रकार गतिमान है
कि उनका अपेक्षिक त्वरण क्या हो जाए, शून्य। तो दोनों एक डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो v1 ठीक है, v1 भी नियत है और v2 बराबर भी दोस्तों क्या है, नियत है। v2 की डायरेक्शन ये है, v1 ये v2 की डायरेक्शन, ये भी v2 की डायरेक्शन। तो दोनों ही कंडीशनों में जो रिलेटिव जो एक्सेलरेशन है उसका मान क्या होगा, 0 होगा। और v अपेक्षिक बराबर s अपेक्षिक बटे क्या हो जाएगा दोस्तों, समय अंतराल हो जाएगा। दूसरा पॉइंट और है एक, दूसरा पॉइंट क्या है दोस्तों, समझ में आ गया होगा अपेक्षिक वेग की कंसेप्ट। एक दो न्यूमेरिकल अपन करेंगे तो और अच्छे से अपने दोस्तों समझ में आ जाएगा। क्या है दोस्तों, सेकंड पॉइंट है ये आंकिक न्यूमेरिकल के लिए, न्यूमेरिकल्स के लिए, आंकिक प्रश्नों के लिए। दूसरा क्वेश्चन है दोस्तों, यदि दो कण इस प्रकार गतिमान हो, यदि दो कण इस प्रकार गतिमान हो कि उनका अपेक्षिक त्वरण अशून्य हो, गतिमान हो कि उनका अपेक्षिक त्वरण अशून्य हो, कि उनका अपेक्षिक त्वरण अशून्य हो, तो हम आपेक्षिक गति के समीकरणों का उपयोग करते हैं। तो हम आपेक्षिक गति के समीकरणों का उपयोग करते हैं। ध्यान से, यदि दो कण इस प्रकार गतिमान हो कि उनका अपेक्षिक त्वरण अशून्य हो, तो हम आपेक्षिक गति के समीकरणों का उपयोग करते हैं। कैसे, देखिए ध्यान से कि ये कंसेप्ट है कि A है और ये दूसरा कण दोस्तों क्या है, VB, ठीक है। तो VA तो क्या है, अचर है, VA अचर है, तो AA बराबर तो क्या होगा, 0, क्योंकि वेग नियत है। और अपन यहां मान सकते हैं कि VB नॉट इक्वल्स टू क्या है दोस्तों, अचर, यानी VB मूव कर रहा है, तो अपन यहां क्या मान सकते हैं कि AB का मान किसके बराबर होगा, A के, यानी इसका त्वरण है वही होगा। तो यहां से AAB आपेक्षिक त्वरण की अपन बात करें, AAB बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों, AA माइनस AB, AA माइनस क्या हो जाएगा, AB, और इसकी वैल्यू 0, इसकी वैल्यू क्या होगी, माइनस का निशान है A, तो माइनस A है, तो ये क्या हो जाएगा, नॉट इक्वल्स टू 0, क्या हो जाएगा, नॉट इक्वल्स टू 0 हो जाएगा दोस्तों। इसको अपन को ध्यान में रखना है। और आपेक्षिक गति की बात करें तो गति के समीकरण किसके लिए, रिलेटिव वेलोसिटी के लिए v इक्वल्स टू क्या होता है दोस्तों, u प्लस AT। तो यहां से रिलेटिव वेलोसिटी के लिए v रिलेटिव लगा दो, u रिलेटिव प्लस a रिलेटिव और इंटू t। ऐसे ही न्यूटन की गति का द्वितीय समीकरण s रिलेटिव बराबर u रिलेटिव इंटू टी प्लस 1/2 a रिलेटिव इंटू टी स्क्वायर। नीचे रिलेटिव लगा दो और गति के समीकरण वैसे के वैसे दोस्तों लिखे जा सकते हैं। तो इस हिसाब से ये आपेक्षिक वेग है 1 डायमेंशन में। 2 डायमेंशन की थोड़ी सी बात और कर लेते हैं, उससे पहले एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन मैं आपको करवाना चाह रहा हूँ। अच्छा है, देखिए क्वेश्चन है आपेक्षिक वेग पे। क्वेश्चन क्या है कि दो बसें हैं, आपेक्षिक वेग के न्यूमेरिकल जब भी अपन लगाएं दोस्तों तो डायरेक्शन को ना भूलें, डायरेक्शन हमेशा साथ में रखें। देखिए क्या है, क्वेश्चन है दो बसें A व B, बस हैं A व B समान दिशा में, दो बसें A व B समान दिशा में क्रमशः है 20 मीटर प्रति सेकंड तथा 15 मीटर प्रति सेकंड, 20 मीटर प्रति सेकंड तथा 15 मीटर प्रति सेकंड की चाल से गतिशील है। A का B के सापेक्ष एवं B का A के सापेक्ष, A का B के सापेक्ष एवं B का A के सापेक्ष वेग ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात करना है दोस्तों, वेग ज्ञात करना है। तो देखिए कैसे ज्ञात करेंगे, सॉल्यूशन। अपन मान लेते हैं कि x डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, A है,
तो देख दोस्तों वी ए बराबर अपन कर सकते हैं 20 आई कैप, एक्स डायरेक्शन में है, और वी बी बराबर कितना 15 आई कैप, दोनों एक डायरेक्शन में जा रहे हैं। ए का बी के सापेक्ष यानी बी का ए के सापेक्ष वी बी ए, बी का ए के सापेक्ष, बी का दोस्तों बी का ए के सापेक्ष अपन को ज्ञात करना है, तो बी का ए के सापेक्ष वी बी ए, बी का वेग ज्ञात करना है अपन को ए के सापेक्ष, तो ये कितना हो जाएगा वी बी माइनस वी ए, क्या हो जाएगा वी बी माइनस वी ए। ये ध्यान में रखना अपन को कि जिसका मेजर कर रहे हो उसको पहले रखना है। तो ये क्या हो गया बी का ए के सापेक्ष, किसका है बी का है, किसके रेस्पेक्ट में ए के। तो देखिए 15 आई कैप माइनस 20 का आई कैप, तो बराबर कितना हो गया माइनस का 5 आई कैप। दोस्तों डायरेक्शन कितनी होगी माइनस का 5 आई कैप, यानी अपन क्या कह सकते हैं कि माइनस डायरेक्शन में जा रहा है। और वी ए बी यानी ए का बी के सापेक्ष, तो ये क्या हो गया दोस्तों वी ए माइनस वी बी, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा 20 आई कैप माइनस 15 आई कैप बराबर कितना हो जाएगा प्लस का 5 आई कैप। इसका मतलब क्या है कि ए का यहाँ कैलकुलेट अपन कर रहे हैं ए का बी के सापेक्ष, यानी बी की तुलना में ए है वो 5 मीटर प्रति सेकंड के वेग से ज़्यादा भाग रहा है, ठीक है। ये सिंपल सा एक क्वेश्चन है दोस्तों। अब अपन बात कर रहे हैं रिलेटिव वेलोसिटी इन 2 डायमेंशन। बहुत सिंपल सा एक क्वेश्चन है, एक न्यूमेरिकल है बस। आपेक्षिक वेग, समतल में आपेक्षिक वेग, अभी मैंने जो किया था समतल में आपेक्षिक वेग के मैं 2 ही फॉर्मूले बता रहा हूँ, बाकी मैंने आप लोगों को समझा दिया है एस और एस डैश निर्देश तंत्र बना के, बस उसका परिणामी मेरे को बताना है। तो द्विमीय यानी समतल में आपेक्षिक वेग, अपन समतल की बात कर रहे थे दोस्तों, तो अभी मैंने बताया वी बी ए बराबर क्या है वी बी माइनस वी ए, वी बी ए बराबर क्या हो गया वी बी माइनस वी ए। यदि समतल में अपन बात करें ये है, ये एक कण है, ये दूसरा कोई कण है, एक दूसरे के सापेक्ष मूव कर रहे हैं। जैसे अपन ने मान लिया इसकी रिलेटिव पोजिशन y r1 है, इसकी r2 है, ये कण है वो वी ए वेग से मूव कर रहा है, ये कण है वो वी बी वेग से मूव कर रहा है। तो इसके रेस्पेक्ट में इसका या इसके रेस्पेक्ट में इसका, एक समतल की बात अपन कर रहे हैं दोस्तों। तो वी बी ए बराबर क्या हो गया वी बी माइनस वी ए, और इसका मैं परिमाण लेना चाहूं तो ये अपन को याद रखना है वी ए स्क्वायर प्लस वी बी स्क्वायर माइनस 2 वी ए वी बी, क्या आएगा दोस्तों कोस थीटा। ये अपन को याद रखना है, ये इंपॉर्टेंट है फॉर्मूला, वी ए स्क्वायर प्लस वी बी स्क्वायर माइनस 2 वी ए वी बी कोस थीटा, ये अपन को ध्यान में रखना है। हाँ, जब 2 कण आपस में मिलते हैं द्विमीय गति में तब उनका सापेक्ष विस्थापन शून्य होता है, उनके ऊर्ध्वाधर वेग दोस्तों समान होंगे। 2 कणों के मिलने की स्थिति यानी टक्कर में, बात इंपॉर्टेंट है ध्यान में अपन को रखनी है, सापेक्ष विस्थापन शून्य होता है। 2 कण जब टकराते हैं आपस में एक दूसरे की तरफ अप्रोच करते हैं, टक्कर के समय उनका आपेक्षिक विस्थापन शून्य होता है, उनके ऊर्ध्वाधर वेग समान होंगे और गति को 2 एक विमीय गतियों में परिवर्तित किया जा सकता है। यदि 2D में है तो एक अपन मान लें एक डायरेक्शन में और दूसरी को अपन मान लें माइनस एक्स डायरेक्शन में, यानी एक विमीय में गति को अपन क्या कर सकते हैं दोस्तों परिवर्तित कर सकते हैं। तो ये दोस्तों क्या थी रिलेटिव वेलोसिटी की कंसेप्ट थी। और इसके बाद में एक जो टॉपिक है अपना वो है कण की गति त्रिविमीय, कण की गति 3 डायमेंशन में, 3 डायमेंशन में। तो 3 डायमेंशन में दोस्तों अपन किसी कण की पोजीशन लिखना चाहें तो 3 डायमेंशन का मतलब है वहां कण को डिस्क्राइब करने के लिए एक्स वाई जेड 3 कोऑर्डिनेटों की आवश्यकता है। तो पोजीशन वेक्टर अपन क्या लिख सकते हैं 3 एक्स आई कैप लिख सकते हैं, वाई जे कैप लिख सकते हैं, जेड के कैप लिख सकते हैं, ठीक है दोस्तों। और वेलोसिटी अपन लिखें तो 3 डायमेंशन में वी एक्स आई कैप प्लस वी वाई जे कैप प्लस वी जेड के कैप, और ए को यदि त्वरण को लिखें अपन तो ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप प्लस ए जेड के कैप लिख सकते हैं दोस्तों। तो 3 डायमेंशन में विशेष कोई इतना अलग से कोई
फिजिकल क्वांटिटी को नहीं निकाला। तो 3 डायमेंशन को अपन मानते हुए कि अपन ने 2D में स्टडी कर लिया और उसी हिसाब से 3D का यदि कोई क्वेश्चन आता है दोस्तों तो उसमें एक समतल को मान के अपन कैलकुलेशन कर सकते हैं। जैसे 2 कोऑर्डिनेट XY ले लें, YZ ले लें, और ऐसा कोई विशेष क्वेश्चन आएगा तो मैं आपको अलग से उसका सॉल्यूशन बता दूंगा। तो इस हिसाब से मैं मान रहा हूं कि जो अपनी 11वीं क्लास की जो यूनिट है दोस्तों, डिस्क्रिप्शन ऑफ मोशन, वो यूनिट पूरी तरह से कंप्लीट हो गई है। कल मैं इसकी 1 या 2 क्लास न्यूमेरिकल की और करवा के अपन आगे बढ़ेंगे दोस्तों 3rd यूनिट में, जो है वेक्टर एंड स्केलर क्वांटिटीज। आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।